Welcome to one more session of maths, my friends. From today, we are going to start geometry, and there is a chapter number 5. There is an introduction to geometry. Okay, introduction to Euclid's geometry. So it's a theoretical geometry part we have to learn, we have to discuss before we start the practical part of geometry, which is starts from chapter number 6. So here is a theoretical geometry. Let us start. Okay, so introduction is that the word geometry comes from the Greek word geo, meaning the earth, and metron, meaning to measure. Okay, so earth का measure ये है ज्योमेट्री का फुल मीनिंग. ओके, अर्थ यानी जो भी लैंड है उसका मेजरमेंट से शुरुआत हुई है ज्योमेट्री की. ज्योमेट्री appears to have originated from the need of measuring land. लैंड को जो मेज़र करने की सबसे पहले ज़रूरत हुई, वहाँ से ज्योमेट्री की शुरुआत हुई. The branch of mathematics was studied in various form in every ancient civilization. So जो ancient civilization है, जो पुरानी civilization है, और हर civilization के branch में उस geometry का स्टडी होता था. और एंशियंट सिविलाइजेशन थी, कौन सी थी? इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस एंड द इंकास. सो ऐसी जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी जो आगे थी उस वक्त, ये जो कंट्रीज़ है उसकी जो सिविलाइजेशन है ना, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी. वैसे तो पूरा वर्ल्ड बहुत बड़ा था और बहुत जगह पे लोग रहते थे, बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी, लेकिन कुछ सिविलाइजेशन है उसके लोग इनोवेटिव थे, कुछ न कुछ नया करते थे, कुछ न कुछ नया इन्वेंट करते थे, और जिस सब का यूज़ पूरी दुनिया करती थी. सो जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो आगे चलती थी, कुछ ज़्यादा सोचती थी, जो कुछ ज़्यादा कुछ करती थी, ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन में ये सब सिविलाइजेशंस का समावेश होता है. इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस एंड इंकास. Now the people of these civilizations faced several practical problems which required the development of geometry in various ways. My friend, ह्यूमन बीइंग के पास इंटेलेक्ट है और बहुत सारी उसके पास जो थिंक करने की पावर है और सोचने की पावर है, उस कुछ करने की भी पावर है, इच्छाएं बहुत बड़ी है. ओके, सो क्या करता है इंसान कि जो भी कुछ उसको चाहिए वो पाने के लिए अपना दिमाग चलाता है. इच्छा शक्ति, ओके, इच्छा शक्ति वो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत पावरफुल ह्यूमन बीइंग के पास है, जो और किसी भी एनिमल के पास नहीं है. ओके, और अपनी इंटेलेक्ट का यूज़ करके जो कोई भी प्रॉब्लम उसमें आता है उसको ओवरकम करने की ह्यूमन बीइंग कोशिश करता है. ओके, ये बहुत बड़ा फ़र्क है ह्यूमन बीइंग में और अदर एनिमल्स में. और हम बोल सकते हैं कि वी आर एज ए ह्यूमन बीइंग एक्सट्रीमली ब्लेस्ड बाय गॉड. भगवान से, गॉड से हमें बहुत बड़े आशीर्वाद ये है कि हम दूसरे एनिमल्स के मुकाबले बहुत आगे हैं. बहुत सारे एनिमल्स है, यानी कि ह्यूमन बीइंग के अलावा और जो कोई भी एनिमल है वो अपने प्राइमरी स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग जो पहले सब एनिमल जैसे ही थे, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और अपनी टैलेंट का यूज़ करके हमने कितना अपना डेवलपमेंट किया और हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए.
Okay, so the people of these civilizations faced several practical problems, और practical problem जो भी आते हैं उसमें से डेवलपमेंट करके, उसमें से रास्ता निकाल के, उसमें से आगे निकालना, नई चीज़ें खोजना और नई नई चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करके लाइफ को और इजी बनाना, वही हमारे इंटेलेक्ट का बहुत ही अच्छा यूज़ हुआ है. ओके, फॉर एग्जांपल, wherever the river Nile overflowed, it wiped out the boundaries between the adjoining fields of different landowners. हाँ, जो लैंड ओनर थे, सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई ना, तो उसमें खेती की जो शुरुआत हुई उसमें से क्या हुआ कि सबने अपनी लैंड को बाउंड्री बना दी. सब जो लोग थे उसने अपनी अपनी लैंड को बाउंड्री बना दी. अब क्या हुआ कि जो नाइल रिवर के किनारे पे, नाइल रिवर के बैंक पे जो भी फ्लड आता था नाइल रिवर में, तो वो सब बाउंड्रीज है ना वो वाइप हो जाती थी. जो फ्लड आता था ना वो सभी बाउंड्री को निकाल देता, धो के ले जाता था. ओके, तो नए सिरे से उन लोगों को बाउंड्रीज करने की आवश्यकता रहती थी और फिर से मेजरमेंट करना पड़ता था. ओके, सो आफ्टर सच फ्लडिंग दीज बाउंड्रीज हैड टू बी रीड्रॉन. फॉर दिस पर्पस द इजिप्शियंस डेवलप्ड अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स and rules for calculating simple simple areas and also for doing simple construction. तो ये बाउंड्री को रीड्रॉ करने के लिए और कितना एरिया, कितने लैंड किस ऑनर की है, ये फिर से मेज़र करने के लिए टेक्निक्स डेवलप की. उसके लिए एरिया कैसे फाइंड किया जाए वो भी उन लोगों ने डेवलप किया. ओके, कंस्ट्रक्शन का भी, सिंपल कंस्ट्रक्शन का भी उसने कैलकुलेटिंग मेथड है वो डेवलप की. द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वाज आल्सो यूज्ड बाय देम फॉर कंप्यूटिंग वॉल्यूम्स ऑफ ग्रेनरीज एंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैनल्स एंड पिरामिड्स. ओके, और एरिया के अलावा वॉल्यूम भी फाइंड, जो ग्रीनरी, जो अनाज को रखने के लिए जो बहुत बड़ी टैंक्स और जो गड्ढे थे उसमें कितना ग्रेन है वो मेज़र करने के लिए भी वॉल्यूम फाइंड करना होता है. और उस वॉल्यूम फाइंड करने का भी उसने उन लोगों ने फॉर्मूलाज और टेक्निक्स उन लोगों ने फाइंड की है. कैनाल को कंस्ट्रक्शन, पानी ले जाने के लिए जो कैनाल्स बनाते हैं उसका भी कंस्ट्रक्शन का कैसे किया जाए वो भी उन लोगों ने सीखा. और पिरामिड का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए उनका भी उन लोगों ने टेक्निक और वॉल्यूम का फॉर्मूला सीखा है. दे ऑल्सो न्यू द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम्स ऑफ ट्रंकेटेड पिरामिड्स. ओके, पास में ट्रंकेटेड पिरामिड है, काटा हुआ पिरामिड. ओके, सो उसको कैसे उसका वॉल्यूम फाइंड करने का भी उन लोगों ने फॉर्मूला फाइंड किया. You know that a pyramid is a solid figure, the base of which is a triangle or square or some other polygon. Okay, so पिरामिड का बेस, पिरामिड ट्रायंगुलर पिरामिड भी होता है, रेक्टेंगुलर पिरामिड भी होता है, पेंटागोनल पिरामिड होता है, और उसका बेस कैसा होता है ओके उस पर डिपेंड करता है. ओके, जितने देखो पिरामिड में एक बेस अगर ट्रायंगल है तो उसमें उसकी जो फेसिस, तीनों जो खड़े फेसिस है वो तो ऑलवेज ट्रायंगल ही होते हैं. अगर बेस भी ट्रायंगल और तीन फेस भी ट्रायंगल, ओके, सो उसको ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं. जो हमारे फिगर में ट्रंकेटेड पिरामिड है उस ट्रंकेटेड नहीं होता. अगर पूरा पिरामिड होता तो उसका बेस है वो एक रेक्टेंगल है और खड़े चार फेसिस हो गए ना, वो चार ट्रायंगल होते हैं. ओके, सो उसके स्टैंडिंग फेसिस, ओके, लेटरल सरफेसेस होते हैं, वो सब ट्रायंगल होती है. और बेस ट्रायंगल भी हो सकता है, बेस रेक्टेंगल भी हो सकता है, बेस पेंटागन भी हो सकता है. ओके, तो ये पिरामिड है. ओके,
So, you know that a pyramid is a solid figure, the base of which is a triangle or square or some other polygon, and its side faces, यानी lateral faces, are triangles covering up a point to the top. Okay. Now, in the Indian subcontinent, the excavators of Harappa and Mohenjo-daro, etc., saw that the Indus Valley civilization about 3000 BCE, okay, before Christ के 3000 साल पहले. So it is 2020 now going on, 2020 going on. Okay, so सिर्फ 2000 पकड़ लो तो ये 2 साल और उसके पहले का 3000 साल, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5000 ईयर्स अगो जो मोहेंजोडोरो और हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन था, जो एक्सकेवेशंस था, जो उस गुफाएं थी जहाँ से ये हमें वो सब मिला, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में. मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ज्योमेट्री. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा और मोहेंजोडोरो में का जो वक्त था उसमें जो कंस्ट्रक्शन है उसमें देखा जा सकता है कि वे लोग ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे. इट वॉज ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी. ओके, द सिटीज़ वेर हाईली डेवलप्ड एंड वेरी वेल प्लान्ड. ओके, सोसाइटी जो सिटीज़ है ना वो हाईली डेवलप थे और बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके बनाए हुए थे. फॉर एग्जाम्पल, द रोड्स वेर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर वॉज एन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम. जो रोड मिलते थे एक दूसरे को वो पैरेलल थे और मिलते थे, वो राइट एंगल पे भी मिलते थे, और जो ड्रेनेज सिस्टम थी उसकी वो सब अंडरग्राउंड थी. द हाउसेस हैड मैनी रूम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. दिस शोज दैट द टाउन dwellers were skilled in mensuration and practical arithmetic. The brick used for construction were kiln fired. ओके, जो ब्रिक्स उसमें यूज़ होती थी कंस्ट्रक्शन में, उसको में भी किल्न में फायर करके आज भी ऐसे ही बनाई जाती है ना. ओके, उसमें फायर में पका के, ओके, भट्ठी में पका के ब्रिक्स बनाई जाती थी. आज भी वही किया जाता है. एंड द रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ द ब्रिक वॉज फाउंड टू बी 4:2:1. लेंथ 4 पार्ट थी, ब्रेड थे वो 2 पार्ट थी, और थिकनेस थे वो 1 पार्ट थी. सो आज भी उसी रेशियो में ब्रिक्स बनाई जाती है. इन एंशियंट इंडिया द सुलभा सूत्रस वे द मैनुअल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. सुलभा सूत्र नाम का जो एक बुक थी वो मैनुअल मानी जाती थी कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के लिए. द ज्योमेट्री ऑफ द वैदिक पीरियड ओरिजिनेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टार्स और वेदिस इन फायर प्लेसेस फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स. ओके, सो जो वैदिक जो पीरियड था उसमें कंस्ट्रक्शन है वो और फायर प्लेसेस का जो परफॉर्मेंस है फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स, और वैदिक जो विधियाँ थी उसके लिए जो हवन कुंड वगैरह होता था उसमें भी ज्योमेट्री अप्लाई की जाती थी. द लोकेशन ऑफ द स्कार्ड फायर्स हैड टू बी अकॉर्डेंस टू द क्लियरली लेड डाउन कंस्ट्रक्शन अबाउट देयर सेप्स एंड एरियाज. ओके, उसके सेप्स और एरिया डिटरमाइंड थे. इफ दे वेर टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्टार्स वेर यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड रिचुअल्स. In ancient India, the Sulba Sutra were the manuals of geometrical construction. The geometry of the Vedic period originated with the construction of altars or Vedis in fireplaces, यानी अग्निकुंड, फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स, जो धार्मिक विधियाँ थी उसके लिए. द लोकेशन ऑफ द स्कार्ड फायर हैड टू बी अकॉर्डेंस टू द क्लियरली लेड डाउन इंस्ट्रक्शन अबाउट देयर शेप्स एंड एरिया.
और जो राइट्स थी उसके लिए जो शेप्स बनाए जाते हैं अग्निकुंड के, उसका शेप और एरिया के जो रूल्स थे उसको फॉलो किए जाते थे। इफ they were to be effective instrument, okay, square and circular altars were used for household rituals। जो धार्मिक विधियां घर के लिए की जाती थी उसके लिए जो यज्ञ कुंड बनाए जाते थे वो स्क्वायर या सर्कुलर होते थे। ओके, कम लोग बैठते थे उसके आसपास। While altars whose shape were combination of rectangles, triangles and trapezium were required for public worship। पब्लिक वर्शिप या पब्लिक अल्टार के लिए जो ज़्यादा लोग बैठ के विधियाँ पूजा सब करते थे उसके लिए जो अल्टार्स जो थे वो रेक्टेंगल शेप के, ट्रायंगल शेप के या ट्रापेजियम शेप के थे, वो भी बड़े भी थे। द श्रीयंत्र कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। श्रीयंत्र एक फिगर है जो कई कुछ ज्योतिष वगैरह लोगों के द्वारा बनाई जाता है। कई लोगों के घर में ये पेज पे, पेपर पे या फिर मेटल प्लेट पे ड्रॉ किया हुआ भी रखा होता है और वो एक फिगर है और उस पे 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये फिगर बनती है। ओके, द श्रीयंत्र consist of 9 interwoven isosceles triangles and these triangles are arranged in such a way that they produce 43 subsidiary triangles। ओके, सो 9 ट्रायंगल्स से बनाई जाती है और ऐसा उसमें अरेंज किए जाते हैं ट्रायंगल्स के उससे 43 सब्सिडरी ट्रायंगल्स बनते हैं। दो accurate geometric methods were used for the construction of altars, the principles behind them were not discussed। लेकिन वैदिक जो कल्चर था उसमें जो पीरियड था उसमें ऐसा क्यों किया जाता था, उसका शेप्स ऐसा क्यों रखा जाता था, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। द एग्जाम्पल्स टू शो दैट The examples to saw that geometry was behind developed and applied everywhere in the world, but this was happening in unsystematic manner। Okay, सब जगह पे उसका यूज़ होता था लेकिन सिस्टमेटिक मैनर से नहीं होता था। What is interesting about this development of geometry in the ancient world is that they were passed on from one generation to the next, either orally or through palm leaf messages or by other ways। so ये नॉलेज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक, बहुत पीढ़ी से पीढ़ी तक ये नॉलेज पास होता था। लेकिन कैसे? या तो ओरली, जो बहुत जिसकी मेमोरी पावरफुल होती थी, ऐसे बच्चे होते थे वो जो पढ़ते थे, स्टूडेंट्स होते थे वो मेमोराइज करते थे। ओके, और उसको याद करते थे, उसके लिए सालों तक मेहनत की जाती थी। और या तो कई है वो चीज़ें हैं वो पाम के लीफ में लिखी जाती थी और अदर भी कोई रास्ते थे जैसे इस नॉलेज को पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन किया जाता था। ओके, also we find that in some civilizations like Babylonia, geometry remained a very practical oriented discipline, as was the case in India and Rome। so Babylonia, India and Rome, इसकी जो civilization में प्रैक्टिकल पोर्शन, इस नॉलेज का प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वही इम्पोर्टेंट था। द ज्योमेट्री डेवलप्ड बाय इजिप्शियंस मेनली consisted of statements of results। ओके, और स्टेटमेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड जो ज्योमेट्री वो डेवलप की थी इजिप्ट के लोगों ने। ओके, देयर वाज नो जनरल रूल्स ऑफ द प्रोसीजर। इन फैक्ट Babylonians and Egyptians used geometry mostly for practical purposes and did very little to develop it as a systematic science। systematic science के लिए उसने डेवलप तो नहीं किया था।
ओके, खाली सिर्फ प्रैक्टिकल यूज़ के लिए उसका इस नॉलेज का यूज़ करते थे. बट इन सिविलाइजेशन लाइक ग्रीस द एम्फेसिस वॉज ऑन रीजनिंग बिहाइंड वाई सर्टन कंस्ट्रक्शन वर्क. ओके, लेकिन ग्रीस जैसी सिविलाइजेशन में वो रीजन बेस्ड पढ़ा जाता था या नॉलेज पास किया जाता था कि ऐसा क्यों करना है. द ग्रीक वेर इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट दैट डिस्कवर यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग. ओके, नाउ अ ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज credited with giving the first non-proof. पहली जो नॉन प्रूफ है, ज्योमेट्री में प्रूफ बेस्ड होता है, और हम आगे भी पढ़ेंगे कि प्रूफ कैसे ज्योमेट्री में दी जाती है. लेकिन वर्ल्ड में पहली जो नॉन प्रूफ जानी हुई जो प्रूफ है वो देने का श्रेय मिलता है ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स को. ओके, द प्रूफ वॉज द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर. और प्रूफ ये थी कि सर्कल का डायमीटर है वो सर्कल को एग्जैक्टली 2 हिस्सों में डिवाइड करता है. वन ऑफ थेल्स मोस्ट फेमस पीपल वॉज पाइथागोरस. सो पाइथागोरस का तो नाम हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है. उसका यानी थेल्स का एक पीपल था मोस्ट फेमस, वो पाइथागोरस, whom you have heard about. Pythagoras and his group discovered many geometric properties and developed the theory of geometry to a great extent. उसने बहुत हद तक ज्योमेट्री को आगे लेके गया है. The process continued till 300 BCE. At that time, Euclid, a teacher of mathematician at Alexandria in Egypt, collected all the known work and arranged in his famous treatise. Okay, so BC के 300 साल पहले तक ये प्रोसेस चली, और तब इजिप्ट का एक एलेक्जेंड्रिया सिटी का एक टीचर जिसका नाम है यूक्लिड, उसने क्या किया, कलेक्टेड ऑल द वर्क, नॉन वर्क, जो भी पीढ़ियों तक, सालों तक, हजारों सालों तक वैसे तो जो ऐसा काम हुआ था, उस सभी जो वर्क हुआ था उसको कलेक्ट किया, और उसकी जो फेमस एक बुक है उसमें उसने वो लिखा, अरेंज किया. ओके, कॉल्ड एलिमेंट्स. और उसकी जो बुक है, ट्रीटीज है, उसका नाम है एलिमेंट. ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर. जो उसका जो एलिमेंट्स है उसको 13 चैप्टर में डिवाइड किया. ईच कॉल्ड ए बुक, हर एक को एक बुक, यानी बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसा. दिस बुक्स इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशंस टू कम. और ये जो एलिमेंट्स थी उसने जो ज्योमेट्री का नॉलेज समझने में बहुत बड़ा उसका योगदान और उसका इन्फ्लुएंस है और आगे भी रहेगा. ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस इजिप्ट्स अप्रोच टू ज्योमेट्री एंड शैल ट्राई टू लिंक इट विद द प्रेजेंट ज्योमेट्री. Okay, so we will now come to the end of this session today, and we will discuss that session next time. Okay, very good.